नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आपको हम ये भी याद दिला दें कि हमारा जो धर्मापण मर्चेंडाइज स्टोर है, उसमें आपके लिए बहुत सारी विंटर क्लोथिंग और समर क्लोथिंग अवेलेबल है, जिसमें आप ये देखें कि आपके पास जैकेट्स भी हैं, हुडीज़ भी हैं, उसके अलावा शॉर्ट कुर्ताज़ हैं, लॉन्ग कुर्ताज़ हैं, मग्स हैं, पोलो टी-शर्ट्स हैं, ये सभी आपको धर्मापण पर मिल जाएँगे। आप अवश्य धर्मापण पर जाएँ और अपने ऑप्शंस देखें। बात करेंगे उसी दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की। जी हाँ, उस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में ब्लास्ट तो एक हुआ, 13 लोगों की जान गई, जो कि अभी ऑफिशियली कंफर्म्ड है, और 13 लोगों में से संभवतः 2-3 तो वो आतंकवादी ही थे। तो लगभग 10 निरपराध लोगों की जान अवश्य गई, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि ये हो गई कि कम से कम 3 मेजर जो नेटवर्क्स हैं, उनके ऑपरेशंस के सारे क्लूज़ जो हैं वो मिल गए हैं, और ये भी पता चल गया है कि इनका प्लान क्या था, इनकी योजना की क्या थी, ये क्या करने वाले थे। आप ये देखें कि लगातार लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं, और वो जो अल फलाह विश्वविद्यालय है, अल फलाह विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में मान्यता देने के लिए अधिनियम यानी एक्ट हो हुड्डा सरकार में पास करवाया गया था। और ये पूरा का पूरा एक आतंकी नेटवर्क बनाता है, बिल्कुल मेवात के कोने पर स्थित है, मेवात के बॉर्डर पर स्थित है, और मेवात के बॉर्डर पर स्थित होने के कारण इसको वहाँ से बहुत कुछ आप देखें कि लॉजिस्टिक सप्लाई भी मिल जाती है। यहाँ तक कि जब इस तरह की हरकतें हो रही थी, तो इनके ऊपर अल-फलाह में किसी ने संदेह भी नहीं किया। अब पता चल रहा है कि इनकी योजना बहुत ही विराट थी। ये 32 स्थानों पर एक साथ विस्फोट करना चाहते थे। 32 स्थानों पर, और 32 स्थानों पर विस्फोट करने की योजना चल रही थी, और उसके लिए अभी तक बताते हैं कि कोई 4 गाड़ियाँ इन्होंने खरीद ली थी, और 4 में से एक वो थी जिसमें वो डॉक्टर उमर नबी फट गया। डॉक्टर उमर नबी के फटने की कहानी भी रोचक से रोचकतर होती जा रही है। जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें ये पता चला है कि उसका जो अमोनियम नाइट्रेट था, वो रखा हुआ था इंजन वाले होड़ के नीचे, इंजन में रखा हुआ था। तो भाई, इंजन से गर्म होके भी फट गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये पैनिक रिएक्शन में इधर-उधर घूम रहा था, और जो भी हो, चाहे इसने स्वयं किया हो या एक्सीडेंट से हो गया हो, ये जो एक्सीडेंटल या पैनिक डेटोनेशन जो भी हुआ, उससे ये पूरी योजना काल कवलित हो गई। अन्यथा 32 स्थान जो है, अब ये स्थान आइडेंटिफ़ाई किए जा रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि इसमें दिल्ली एनसीआर तो था ही, उसके अलावा ये काशी, वाराणसी इत्यादि स्थानों पर भी करना चाहते थे। 6 दिसंबर इनका टारगेट था। हालाँकि 32 स्थानों पर एक साथ यदि करना चाहते थे, तो मुझे नहीं लग रहा कि जिस प्रकार की योजना और जिस प्रकार की तैयारी अभी दिख रही है, उसपे वे उस समय तक भी कर पाते। तो फिर अगला टारगेट इनका 26 जनवरी था। 26 जनवरी को ये पूरे देश में इस प्रकार का कार्य करते। और भी मॉड्यूल्स निकल रहे हैं, पूरा लिंक दिख रहा है, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है, ये जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित था, और वो जो पकड़ी गई है वो जिहादन शाहीन, शाहीन शाहिद या शाहीना शाहिद, वो डायरेक्ट जैश-ए-मोहम्मद के जो मोमिनात, जो उनका जैश-ए-मोमिनात जो उनका महिला विंग है, उस महिला विंग से सीधे संपर्क में थी, आज से नहीं बल्कि 2 वर्ष पूर्व से। उसके अतिरिक्त लुधियाना में रेड हुई है, लुधियाना में मॉड्यूल पकड़ा गया है। उसके अलावा ठाणे में रेड हुई है, ठाणे में मॉड्यूल पकड़ा गया है। तेलंगाना में रेड हुई है, तेलंगाना में मॉड्यूल पकड़ा गया है। ये सारे के सारे अंडर वॉच थे। ये जो बाकी जो 3 जो बता रहे हैं, ये अंडर वॉच थे। जो अहमदाबाद वाला था, वो आईसिस का मॉड्यूल था। जो ठाणे में पकड़ा गया है, वो अल-कायदा का मॉड्यूल था। और जैसा कि आपको पता है कि अंसार गज़वातुल हिंद भी
इस जैश-ए-मोहम्मद वाले मॉड्यूल में शामिल था, यानी बांग्लादेश का भी जो नक्शा है वो भी अब टारगेट पर आ गया है भारत के। बात और भी करें तो ये पता चल रहा है कि ना केवल ये इस प्रकार का वृहद कार्य अंजाम देना चाहते थे, ये पूरी तरह से पाकिस्तान से प्रेरित भी थे, चाहे वो अल-कायदा का मॉड्यूल हो और चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद का मॉड्यूल हो और चाहे वो मॉड्यूल हो आपके आईएसकेपी का, यानी आईसिस का। ये सारे के सारे मॉड्यूल पाकिस्तान से ही प्रेरणा ले रहे थे और चूँकि अंसार गज़वातुल हिंद भी इसमें शामिल है, इसलिए भारत ने अभी तक आतंकवादी घटना करार देने के बाद भी अभी तक ये पक्का नहीं किया है कि किस देश के ऊपर इसका आरोप जाएगा। क्या आरोप पाकिस्तान के ऊपर जाएगा या बांग्लादेश के ऊपर जाएगा, या हमें तब पता चलेगा जब एक्शन हो जाएगा। अभी तक ये स्पष्ट है नहीं। इसमें अभी ये देखें, मज़े की बात ये है कि यहाँ पर अब टर्की का भी नाम आने लगा है, क्योंकि बता रहे हैं कि साहब टर्की में भी कुछ इस प्रकार के मॉड्यूल्स चल रहे हैं, जो टर्की में भी भारत को टारगेट करने के लिए रेडिकलाइज़ेशन कैंपेन्स चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, बल्कि कश्मीर वैली में कोई 1000 लोग जो हैं वो धर लिए गए हैं। हम कई बार से कहते आ रहे हैं, पहले से कहते आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार ये जो बात हो रही है कि साहब कि जम्मू और कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, और कतई नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ज कश्मीर वैली को अलग कर देना चाहिए और जम्मू को एक आप अलग से स्टेट का दर्जा देके और ये जो कैंसर पनप रहा है, इस कैंसर को कन्फाइन करने का काम करें। यहाँ पर जो आइडियोलॉजी है, उसको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये भटके हुए नौजवान हैं, क्योंकि अब ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल जो डॉक्टर्स का मॉड्यूल है, वो निकल के आया है, उससे साफ दिख रहा है कि भाई ये पढ़े-लिखे लोग हैं। अभी तक ये बात होती थी कि साहब कि जो आतंकवाद का मुख्य कारण है, वो ये है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी है, गरीबी है। ये सब कारण बताए जाते थे और इस शिक्षा की कमी और गरीबी के कारण इनमें एलियनेशन होता है और उस एलियनेशन के कारण इनको रेडिकलाइज कर लेना आसान होता है। लेकिन ये जो मॉड्यूल निकल रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं आपको? ये साफ दिखा रहे हैं कि भाई व्हाइट कॉलर टेररिज्म भी कोई चीज़ होती है। पूरे विश्व का यदि अध्ययन करें, तो ये सारा का सारा मामला जो हाइली एजुकेटेड लोग हैं, वो चला रहे हैं। अमेरिका में देख लें, आप मुस्लिम ब्रदरहुड में देख लें, आप नाइजीरिया में देख लें। नाइजीरिया में कोई 5-6 लाख क्रिश्चियंस जो है, वो मारे जा चुके हैं साल भर में। अभी-अभी ट्रंप ने उसका संज्ञान ले लिया है, लेकिन इसके पहले तो कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा था। पूरी दुनिया में कहीं उसकी बात ही नहीं हो रही। इसीलिए मैं जानता हूँ और ये कहता भी रहता हूँ कि भई ओसामा बिन लादेन ने जब अल-कायदा बनाई थी, तो उसका पहला टारगेट अमेरिका नहीं था, उसका पहला टारगेट सऊदी अरब था। इसीलिए सऊदी अरब में बहुत ही कठिन कानून हैं और वहाँ पर किसी भी मस्जिद में कोई भी इमाम बिना सरकार के अनुमति के, सरकार के अप्रूवल के, जी, सरकार से जब तक इजाज़त ना मिल जाए तब तक खुतबा नहीं पढ़ सकता। उसका खुतबा जो है वो पहले से उसको अप्रूव होना होगा। 32 स्थानों पर यदि एक साथ धमाके होते तो आप सोचिए क्या होता? पकड़ लिया और एक बंदा फट भी गया। लेकिन इसका एक, मैं कहूँगा कि इसका एक पॉज़िटिव पहलू भी है। और वो पॉज़िटिव पहलू ये है कि वैसे भी शत्रुबोध का ज्ञान हमको हो रहा था। शत्रुबोध की बात भी हो रही थी। शत्रुबोध की बात इतनी हो रही थी कि देखिए हमारा जो जयपुर डायलॉग्स का पूरा कार्यक्रम था, एनुअल समिट 2025, वो पूरी तरह से शत्रुबोध को समर्पित था। लेकिन उस शत्रुबोध का संचार अब पूरे भारत में होता जा रहा है। लोग अब समझते जा रहे हैं और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आरफ़ा खानम जैसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि साहब के पूरे मुस्लिम समाज को कसूरवार ठहराया जा रहा है, लेकिन आरफ़ा बीबी
ये बताओ कि पूरे मुस्लिम समाज को कसूरवार ठहराया जा रहा है, तो आप ये बताएँ कि आपके मुस्लिम समाज ने खड़े होके कितने लोगों ने इस डॉक्टरी कृत्य की, इस बॉम्ब ब्लास्ट की भर्त्सना की है? बल्कि खड़े-खड़े आके और सब कह तो यही रहे हैं कि साहब कि ये बेकसूर है ये लोग और ये जो है कुछ गलती गलतफ़हमी हो गई होगी और इतने सारे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उधर महबूबा मुफ्ती खड़े होके कह रही है कि साहब ये बेकसूरों को किया जा रहा है, सारे के सारे बेकसूर ही हैं। तो ये सब यहाँ पैदा कैसे हो गए? किसी ने इनको क्यों नहीं ताड़ा? किसी ने इनको क्यों नहीं देखा? किसी ने इनको क्यों नहीं समझा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये समाज में रह नहीं रहे थे? जी, किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि साहब कि ये जो आतंकवादी हैं जो आतंकवादी हैं, वे घास में छुपे हुए हैं और वो घास जानते हैं वो किसकी है? वो घास जो है, वो इन तथाकथित मॉडरेट्स की है। ये मॉडरेट्स कवर फायर देते हैं। क्यों? अरफा खानम शेरवानी तो मॉडरेट ही है ना और उनके जैसे अनेक मॉडरेट हैं। ये फ़िलिस्तीन के लिए, गज़ा के लिए सड़क पे उतर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, इसके लिए अभी तक लोगों ने भर्त्सना तक नहीं की भई। महमूद मदनी कहाँ है? महमूद मदनी, अरशद मदनी और बाकी सारे बड़े-बड़े उलमा, हुँ, असद ओवैसी सब कहाँ कहाँ हैं ये लोग? अच्छा हुआ कि ये एक्सपोज़ हो गया, हानि हुई, कुछ जनहानि हुई, कम हुई। क्योंकि यदि संदीप चक्रवर्ती जो एसएसपी हैं श्रीनगर के, उनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटा-मोटा काम होते हुए जिसको पहले हमेशा इग्नोर कर दिया जाता था कि कोई पोस्टर लगा रहा है, यदि महबूबा की सरकार होती या यदि उमर अब्दुल्ला की सरकार होती मतलब लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता, ये फुल स्टेट होती, तो भाई साहब ये रहस्य नहीं खुलता और एक बड़ा कांड हो जाता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि जम्मू-कश्मीर की स्टेटहुड पर बात ही ना की जाए। और ये जो तमाशा हो रहा है ये दरबार मूव्स का, जो कश्मीर में जो रेडिकलाइज़ेशन है, उसको ये जम्मू में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी समझना चाहिए। मैं अनुरोध करूँगा अमित शाह जी से कि इस तरह की बातें ये कंप्लीटली बंद करें और कम से कम जम्मू को इनसे अलग करने का एक रोड मैप बनाएँ। ये जो कश्मीर का जो ज़हर है, ये कश्मीर वैली तक और कश्मीर वैली में भी जो ये आपके कश्मीर या श्रीनगर और उसके आस-पास के जो हैं ये श्रीनगर, साउथ कश्मीर वाले, इन तक ही रहने दें। आप वहाँ के पहाड़ों को भी बचा सकते हैं। यानी हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला ये सब भी बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि साहब कि जो कुछ भी हो रहा है, वो यूँ ही नहीं हो रहा है। वो अल्लाह और रसूल के नाम पे हो रहा है। एक पूरा नेटवर्क मौलवियों का है, जिसको अभी इसमें उपयोग किया जा रहा है और इसका जो कॉर्ड है, उसको बीच से काटना पड़ा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।